नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2014 की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का असर ये रहा कि तब से लेकर अब तक निरंतर देश भर में स्वच्छता को लेकर अलग अलग जगहों पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इसका फायदा ये रहा कि लोग स्वच्छता के प्रति बेहद जागरूक हुए और एक स्वच्छ वातावरण का सपना भी लगातार साकार होता नजर आ रहा है। दर्शकों, आज इसी कड़ी में स्वच्छता के एक सिपाही हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो लगातार 2 दशकों से भी ज्यादा समय से शौचालय के प्रति और बात करें शौचालयों की स्वच्छता के प्रति खास तौर पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी हाँ, उन्हें टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही तमाम जो सम्मान हैं उन्होंने अपने नाम पर किए हुए हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। इसके साथ ही वो नगर निगम रुड़की के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। स्वीप की अगर बात की जाए तो जनरल इलेक्शन 2024 में वो स्वीप के आइकॉन भी रहे हैं। इसके साथ ही स्वच्छ श्री का सम्मान भी उन्हें मिल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री रमेश भटेजा जी की। चलिए उनका स्वागत करते हैं और किस तरह से स्वच्छता के प्रति उनकी ये पूरी जर्नी रही है, इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले भटेजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। तो जिस तरह से देखते हैं भटेजा जी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो अलख जगी है, स्वच्छता को लेकर निरंतर साल दर साल कार्य किए जा रहे हैं। और पहले जिस विषय पर हम बात नहीं करते थे, हमारा ध्यान नहीं जाता था, आज घर घर में या बच्चा बच्चा स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक हुआ है। तो इस अभियान की जिस मकसद से शुरुआत हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2 अक्टूबर 14 को जब महात्मा गांधी जी की 145वीं जन्म जयंती पर इस अभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये स्वच्छ भारत अभियान के रूप में जब ये दिन मनाया गया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं झाड़ू लेकर एक वाल्मीकि मंदिर से उन्होंने अपना सफाई का अभियान शुरू किया, तो यह अभियान जन जन की सहभागिता से जन आंदोलन बन गया। इस संदर्भ में अगर हम आज स्वच्छता की बात करें तो हम 2 अक्टूबर को अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की। और उस 10 वर्षों के अंदर आप देख रहे हैं कि भारत में कितना परिवर्तन आ गया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ा व्यक्ति तक अब गंदगी से परहेज करने लगा है, गंदगी फैलाने से परहेज करने लगा है और अपने जो स्वच्छता के जो मापदंड हैं उनको स्थापित कर रहा है। बिल्कुल। रमेश जी, आप लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा समय से स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे हैं। शौचालयों की स्वच्छता पर आपका विशेष फोकस रहा है। अगर 2014 के बाद की बात की जाए तो कितना परिवर्तन अब आपको देखने को मिल रहा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं, तो समाज में कितना बदलाव आया है और क्या क्या बदलाव आपने देखा है? क्योंकि आप उससे भी पहले से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितना बदलाव अब आप देख रहे हैं? अगर थोड़ा से आंकड़ों की बात की जाए तो सन 2014 तक जो हमारे सैनिटेशन कवरेज था वो 40% था और आज सन 24 में वो 100% है। ये तो एक आंकड़ा हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें, स्कूलों में हैं, कॉलेजेस में हैं, फैक्ट्रियों में हैं, तो वहाँ जो स्वच्छता के प्रयास किए जा रहे हैं या जो स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता है वो बड़ी अद्भुत है। बिल्कुल। जब हम शौचालयों की यहाँ पर बात करते हैं और आप टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से आप जाने जाते हैं, स्वच्छता और शौचालय इसमें किस तरह की समानता है? और क्योंकि स्वच्छता एक बेहद ज़रूरी विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, तो किस तरह से इन दोनों को आप रिलेट करते हैं? देखिए, स्वच्छता का मतलब स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। अगर आप स्वच्छ हैं तो आपका कार्यस्थल स्वच्छ है, आपकी चीज़ें आसपास स्वच्छ हैं, तो वहाँ आपका एक जो प्रगति है वो होती है। और जो शौचालय की बात है तो शौचालय भी स्वच्छता से ही जुड़े हैं और शौचालय जो है स्वच्छ ही रहने चाहिए। अब आपके जीवन की बात करते हैं। टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से आप विख्यात हैं।
कब आपने इस ओर जाने का विचार किया कि मैं शौचालयों को लेकर काम करता हूं और लोगों को जागरूक करता हूं? तो ये कब से आपकी ये जर्नी शुरू हुई? जर्नी तो अनएक्सपेक्टेड हुई कि जो पद्मश्री विंदेश्वरी पाठक जी को एक बार नेचुरल कॉल हुई, तो वो लगभग 2 किलोमीटर वो पैदल रहे। वो समय उनके लिए बहुत कष्टदायक था। तो उन्होंने ये विचार किया कि मैं जगह जगह शौचालयों का निर्माण करवाऊंगा। और जब उसका जब स्वरूप आया तो वो बाद में सुलभ इंटरनेशनल हो गया, विदेशों तक उन्होंने टॉयलेट निर्माण कर दिए। तब मुझे लगा कि जो व्यक्ति शौचालयों का निर्माण कर रहा है, तो चलो मैं उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित कर लेता हूँ। तो वहाँ से मेरी एक थोड़ा प्रेरणा आई और तब मैंने अखबारों में वो शौचालयों से संबंधित समाचार पत्र का कलेक्शन शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो किस तरह से कलेक्शन शुरू हुआ, किस तरह से रोजाना आप इस कलेक्शन के प्रति कार्य करते थे? थोड़ा इस को लेकर जानकारी दें। देखिए, जब ये कलेक्शन शुरू हुआ तब तक तो कोई मापदंड नहीं था। पहला समाचार मुझे सतारा महाराष्ट्र में एक होटल में रुका हुआ था 20-25 साल पहले, और वहाँ एक शौचालय के विवाद को लेकर हत्या करके एक समाचार आया हुआ था महाराष्ट्रीयन अखबार में। वो कटिंग मैंने काट कर जेब में रख ली पहली। और उसके बाद फिर ये जब ये चीज़ें आती चली गई तो लगभग मैं 5 न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, और उनमें शौचालयों के समाचार काट कर एक बॉक्स में रख देता हूँ और उसके बाद उसकी समरी बनाकर एक फाइल में लगा देता हूँ। तो लगभग अब आपके पास ऐसी कितनी कटिंग्स हैं और किस तरह से वो कटिंग आपके कार्य में मददगार साबित होती है? वो कटिंग तो बेहिसाब है। मुझे लग रहा है कि 2000 से भी ज़्यादा कटिंग ना हो। और जो स्वच्छता के एक्चुअली क्या, वो कटिंग एक अद्भुत है। अगर मैं बात करूं स्पेस में जो सुनीता विलियम्स है, उन्होंने विश्व का सबसे महंगा टॉयलेट यूज़ किया 80 करोड़ रुपए का। अब जो आजकल वो यूज़ कर रही हैं वो 1 अरब 10 करोड़ का है, नया वर्जन उसका। नासा के लिए रशिया ने बनाया था। और सद्दाम हुसैन का गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट है। इसके अगेंस्ट भारत में 10 रुपये का भी टॉयलेट उपलब्ध है। तो इस तरह की बहुत अचंभित कर देने वाले समाचार हैं। विद्यालयों में हैं, विवाद हो गए, झगड़े हो गए, कत्ल हो गए, इस तरह की सूचनाएं हैं। हीरे जवाहरात के टॉयलेट हैं, इस तरह की बातें। बिल्कुल। जिस तरह से स्वच्छता अभियान हर साल, हालांकि साल भर इसको लेकर काम किया जाता है, लेकिन स्वच्छता पखवाड़ा हम हर साल मनाते हैं और लगभग हर जगह पर स्वच्छता पखवाड़े में अगर देखा जाए तो विभिन्न कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। आप स्वच्छता जब पखवाड़ा होता है विशेष रूप से, तो किस तरह से आप धरातल पर इस वक्त काम करते हैं? किस तरह से लोगों को शौचालयों के प्रति जागरूक करते हैं? स्वच्छता पखवाड़े जब ये शुरू होते हैं तो वो सब नगर निकायों में, नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं, और NSS है, NCC है, और कॉलेजेस हैं, ये सब लोग उस पखवाड़े को मनाते हैं। तो उस समय एज ए मोटिवेटर स्पीकर्स मुझे वहाँ बुलाया जाता है और मैं वहाँ स्वच्छता के बारे में उनको जागरूक करता हूँ। और थोड़ी जो चीज़ें हैं भाई कैसे होना चाहिए, तो वो उस विषय पर भी बात करके और स्थान स्थान पर झाड़ू मारते हुए लोगों को जागरूक करते हुए चलते रहते हैं। रमेश जी, कितना बदलाव आया है अगर शौचालयों की बात की जाए तो पुराने समय से लेकर आज तक, और जिस तरह से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, किस तरह से बदलाव आप शौचालयों की स्थिति में देखते हैं आज? देखिए, सन 2014 से पहले एक ब्रिक का स्ट्रक्चर्स होता था और उसे हम शौचालय या सेप्टिक टैंक, उसमें हम उसकी एक परिभाषा सी रहती थी। लेकिन सन 2014 के बाद शौचालयों का एक बहुत बड़ा बाज़ार खड़ा हो गया है। हमारे पास अब स्मार्ट शौचालय आ गए हैं, विद्युत से जलने वाले शौचालय आ गए हैं, और सेल्फ क्लीनिंग वाले शौचालय आ गए हैं, और विभिन्न प्रकार के एक जो कल्पना से परे हैं। अब अगर आप पिंक टॉयलेट्स की बात करें लेडीज़ के लिए, AC लग रहे हैं, उसमें सोफ़े हैं, बेबी केज हैं, लॉकर्स हैं, सायरन हैं। तो ये एक बदलाव आया जो पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे।
शौचालयों की बात की जाए तो जब आप लोगों के बीच जाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, तो किस किस तरह की समस्याएं आपको सुनने को मिलती हैं? चाहे गांव देहात की बात की जाए, चाहे शहरों की बात की जाए, क्या वो समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी जिन पर काम किया जाना बाकी है? देखिए, समस्याएं ये है कि प्रशासन या सरकार या माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास करते हैं कि शौचालय बने और जो हमारा भारत है वो पूरी तरह ODF हो जाए, ओपन डेफिकेशन फ्री हो। लेकिन कई समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि प्रपोज हुआ भरे बाजार के अंदर टॉयलेट ब्लॉक बनाने का, तो वहाँ लोग विरोध करते हैं। किसी स्टेशन पर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ लोगों की संपत्तियों को नुकसान होने का डर रहता है या उनकी संपत्तियों की कीमत कम होने का डर रहता है, तो वहाँ लोग विरोध करते हैं और बहुत बुरी तरीके से करते हैं, बनने ही नहीं देते, कई बार तो रात को तोड़ भी देते हैं बनने के बावजूद। हाँ जी। और किस तरह की समस्याएं आती हैं गांव की अगर बात की जाए, वहाँ पर लोगों को समझाना कि शौचालय कितना ज़रूरी है, उसके महत्व के बारे में उनको बताना? एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन डेफिकेशन होता था, लोग जाते थे, पुरुष लोग खेतों में चले जाते थे। महिलाओं के लिए थोड़ा था कि उसको चौथे पैर की इंतज़ार करनी पड़ती थी, थोड़ा शाम ढले तो फिर हम अपनी निवृत्ति करें। तो उस समय ये ऐसा रहता है कि किस तरह की बात की जाए कि जो स्वीपर्स भी कम हो गए हैं, जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनकी भी कमी हो गई है। और वहाँ ये है कि भाई व्यक्ति गया, अब उसको ये डाउट रहता है कि ये टॉयलेट भर जाएगा तो इसे साफ कौन करेगा, ये है। और कुछ लोग इन चीज़ों की छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं। चोरी की समस्याएं हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट है तो उसमें चोरी हो जाती है। बालिका शौचालय हैं, स्कूलों में बने हैं, तो वहाँ कई बार देखा है कि टॉयलेट तो सुरक्षित है लेकिन पानी की कमी हो गई, इस तरह की चीज़ें आई हैं। और हम लोग NGO के साथ मिलकर काम करते हैं, कई बार NGO हमारी हेल्प लेते हैं और हमने आह्वान भी कर रखा है कि किसी NGO को अगर हमारी ज़रूरत है तो हम उसके लिए उसको सहायता देने के लिए हम हैं। जब आपने रमेश जी इस कार्य को शुरू किया तो किस तरह का सपोर्ट या नहीं सपोर्ट, घर वालों का किस तरह का रुख रहा है? नहीं, सपोर्ट करते हैं, घर वाले हैं वो, उनको भी अगर इस तरह की कोई मेरे से विषय से संबंधित कोई चीज़ मिलती है तो मुझे बताते हैं, या वर्चुअल वर्ल्ड पर कुछ चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो लोग मुझे बताते हैं। और मेरे मित्र लोग भी मुझे अपना भेजते रहते हैं ये जानकारियाँ ना, सपोर्ट मिलती है पूरी तरह। लोग मेरे से बात करते हैं। और अभी स्वच्छता अभियान चले हैं तो उसमें बहुत सारे छात्र आए, उन्होंने कहा जी हम आपसे प्रेरित होकर हम स्वच्छता का काम कर रहे हैं, या हमारे स्कूल में स्वच्छता के कार्यक्रम है, आप आइए, तो सपोर्ट मिलती है पूरी समाज से। तो रमेश जी, विभिन्न मंचों पर आप सम्मानित हुए हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जहां बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम दर्ज हैं और बहुत अनोखे कार्यों के लिए लोगों के नाम दर्ज हैं, आपका नाम उस रिकॉर्ड बुक में दर्ज है अब जी। इस जर्नी के बारे में बताइए, किस तरह की मेहनत आप करते चले गए कि वहां पर आपको रिकग्निशन मिला, तो किस तरह का पूरी प्रक्रिया कैसी थी? प्रक्रिया ये थी कि सन 14 से पहले 2 बार मैंने उनको अपनी बात बताई तो उन्होंने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन 14 के बाद जब ये स्वच्छता अभियान चले और उसके बाद जब मैंने उनको अपनी बात की तो फिर उनका संदेश आया कि ये आपकी इस हॉबी को हम कंसीडर कर रहे हैं, कृपया आके डिटेल दीजिए जी। तो फिर मैं अपना ये जो सारी कटिंग्स थी 20-25 साल की, क्योंकि मैं इनकी एक फ़ाइल बनाता हूँ हर साल की, वो सारी फाइलें मैं वहाँ ले गया और वहाँ बैठकर फिर उनके जो विशेषज्ञ थे उन्होंने वो सारी समरी को चेक किया, एक एक कटिंग को गिना, पूरा दिन लग गया उस काम में। फिर उसके बारे में बातचीत हुई तो उसके बाद उन्होंने फिर ये कंसीडर कर लिया कि ये हॉबी आपकी पब्लिश्ड होगी। और जिस दिन ये छपा उस दिन मैं रुड़की में नहीं था, बाहर रुका हुआ था, तो वहाँ मुझे पता चला कि भाई मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया हूँ। तो उस समय फिर मैं चाहता था कि ये समाचार पूरी दुनिया को बताऊँ, मजबूरी थी। तो रुड़की आकर फिर मैंने यह जो सूचना है मीडिया को और प्रशासन को दी, तो मीडिया ने बहुत कवरेज किया मुझे और उस समय के SDM महोदय ने आकर मुझे अप्रिशिएट किया, बधाई दी और कहा कि आपको हम स्वच्छता अभियान से जोड़ेंगे।
तब से मैं प्रशासनिक विभाग में मेरी एंट्री भी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो आसपास वालों ने, और जितना आप इतने लंबे समय से इस कार्य में जुड़े हुए थे, तो लोगों में कहीं ना कहीं आपके कार्य को लेकर और ज़्यादा उत्सुकता भी बढ़ी होगी और अप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं बढ़ा होगा। जी, उत्सुकता बढ़ी कि विषय ऐसा था कि शौचालयों से संबंधित समाचार, लोग कहते थे भाई तुम शादी के कार्ड इकट्ठे कर लो, ताज, सिक्के, माचिस, ये क्या टॉयलेट से संबंधित आप कटिंग करते हो। तो वो खैर मेरी हॉबी थी, उन्हें भी लगता था कि एक बिल्कुल बेकार सी चीज़ को मैंने अपने जीवन में उतारा और मैं उस स्तर पर पहुंच गया। अच्छा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसके बारे में बताइए। ये पूरा आपका किस तरह से वहाँ भी यही था जी। और पहले उनको भी पहले मैं 1-2 बार कह चुका था, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और 14 के बाद उन्होंने भी फिर बुलाया, फिर वही प्रक्रिया रही, सारी चीज़ हुई। और उसमें अच्छा ये रहा कि उनका जो है एक साउथ एशिया के 5 देशों का वर्ल्ड स्टेज था, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड स्टेज, तो उसमें मैं नामित हो गया प्रथम 100 लोगों में। तो उसके बाद फिर वो वहाँ के वियतनाम के राजदूत ने यह मुझे मेडल दिया है। जी। स्वीप के कार्यक्रम में भी आप जुड़े हुए हैं, आइकन रहे आप आम चुनाव 2024 के, तो यहाँ पर स्वीप के साथ जुड़कर किस तरह के, क्योंकि ये इलेक्शन सेंट्रिक पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन वहाँ पर आपने किस तरह से लोगों को, क्योंकि आप शौचालय के प्रति तो कर ही रहे थे, लेकिन अब चुनाव के प्रति भी है, मतदान के प्रति भी रहा, तो ये एक्सपीरियंस और इसमें आपने किस तरह से कार्य किया? थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ कि चुनाव में इस बार ये कहा गया कि जो समाज के लोग हैं उनकी भागीदारी ली जाए मतदाता को जागरूक करने के लिए। तो जिस तरह मैं पूरे उसमें प्रसिद्ध था, तो जिलाधिकारी कार्यालय से, जिला निर्वाचन अधिकारी से सूचना आई कि आप अपने बारे में आके बताओ और हमारे साथ सहयोग करो, अपनी सहभागिता दें। तो वही हुआ कि उन्होंने फिर वो आइकॉन बना दिया, तो जगह जगह फिर हम शौचालय की बजाय मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम करने लग गए, और मतदाता को जागरूक करना, उनकी शपथ दिलाना, जिस प्रकार स्वच्छता शपथ दिलाते थे उसी तरह मतदाता मतदान की शपथ दिलाने लग गए। तो उनसे जुड़ते हुए चले गए, तो फिर उन्होंने बाद में सम्मान भी किया हमारा और हमें सर्टिफाइड किया। और रमेश जी, हर कोई ये जानने का प्रयास जरूर करता होगा कि आप क्या करते हुए आए हैं, हर किसी के मन में उत्सुकता जरूर होती होगी जब आपसे मुलाकात होती होगी। हाँ, करते हैं वो, जब वो मिलते हैं लोग, पहली बात तो उनको समझ नहीं आती भाई क्या टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड और शौचालयों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ, लेकिन जब वो 1-2 मिनट बात करते हैं तो उन्हें समझ आती है, फिर उन्हें अच्छा लगता है। फिर कई लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, और एक व्यक्ति ने मेरा ऑटोग्राफ भी लिया, जो मेरे लिए बड़ा वो था। और अभी जो उत्तराखंड करंट अफेयर में 1 नंबर के मूल्यांकन का एक प्रश्न मेरे बारे में पूछा गया है कि उत्तराखंड का टॉयलेट मैन कौन है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक सम्मान की बात है। हाँ। इसके साथ ही स्वच्छ श्री सम्मान की यहाँ पर बात की जाए, तो ये किस तरह से यहाँ तक पहुँचना और इस सम्मान को लेना, इस एक्सपीरियंस को भी बताएं आप। ये एक्चुअली ना ये सब चीज़ें फिर अपने आप चलने लगती हैं। तो ये जो लघु उद्योग मंत्रालय है, इनके सेक्रेटरी श्री अरुण पांड्या जी और अपर सचिव अलका अरोड़ा जी ने फरीदाबाद में मुझे ये बुलाकर इंडस्ट्रीज़ में स्वच्छता के बारे में जो काम किए, इंडस्ट्रीज़ में जाके, क्योंकि वहाँ लेबर होती थी, मिसयूज़ बहुत होता था, टॉयलेट कम थे, पानी कम होता था, तो वहाँ बड़ी भयंकर स्थिति होती थी लेबर के टॉयलेट्स के लिए। तो मैंने इंडस्ट्रियों में जाकर और उनको कहा भाई ब्लॉक बढ़ाइए, समय बढ़ाइए, इस तरह का, जैसे कि भाई समय दीजिए आप लेबर को थोड़ा, जैसे 9, 10, 11 बजे के बाद 1 घंटे का ब्रेक दीजिए इन्हें फ्रेश होने के लिए, चीज़ें के लिए। तो इस तरह के काम किए, तो वो फिर लघु उद्योग मंत्रालय ने वो मुझे SME ऑफ इंडिया ने वो पुरस्कार दिया स्वच्छ श्री अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए। जी रमेश जी, अब जब हम शौचालयों की बात करते हैं, पहले ये चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज अगर शौचालयों की बात की जाए तो महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाए जा रहे हैं।
थर्ड जेंडर और दिव्यांगों के लिए, उनके जी। लिए स्थिति किस प्रकार से है, और अगर इस तरफ काम हो रहे हैं तो उनके लिए कितना बड़ा ये बदलाव है, उनके लिए कितना बड़ा ये एक कदम है जिससे वो, क्योंकि शौचालय एक बेहद महत्वपूर्ण जगह होती है और विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगों और थर्ड जेंडर के लिए। जी जी। तो जो कार्य लगातार किए जा रहे हैं उसका प्रभाव किस तरह से देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर आप अभी ध्यान दें तो जो अभी G20 हमारे यहाँ हुए हैं, G20 में SDG 16 का जो वो 6 नंबर पार्ट है वो शौचालय, स्वच्छता और पेयजल पर है। जब ये मैंने G20 अटेंड किया तो उसमें लगभग 15 देशों के लोगों ने स्वच्छता और शौचालयों के ऊपर तो बात की, उसके बाद थर्ड जेंडर की भी बात आई कि वो थर्ड जेंडर को परमिशन कौन दे, ना वो महिलाओं में घुस पा रहा है ना वो पुरुषों वाले टॉयलेट में घुस पा रहा है। तो फिर एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई चली जिसमें ये तय हुआ कि सार्वजनिक स्थलों पर एक ब्लॉक थर्ड जेंडर के लिए बनाया जाए। और जहाँ तक विकलांगों का प्रश्न है, वो आप देखते हैं कि रैंप भी हैं और छोटे लेवल, छोटी सीटें हैं और एक विशेष प्रकार के उनका पानी का और सिस्टम है, वो लागू हो रहा है पूरे देश में। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लगातार वो भी शौचालयों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाया जाता है। तो क्या इसमें भी आप इनके कार्यक्रमों को भी आप देखते हैं और कुछ उनके जो दिशा निर्देश हैं उनको भी अपनाकर कार्य किए जाते हैं? जी, जो ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 19 नवंबर 2001 को स्थापना की वर्ल्ड शौचालयों के संबंधित। उनकी ये मोटिव था कि पूरे वर्ल्ड में स्वच्छता हो और ODF हो, पूरा विश्व ODF हो। तो उसके बाद फिर 2003 में वर्ल्ड टॉयलेट डे की स्थापना हुई और आज 53 देश उसमें जुड़े हुए हैं, भारत सहित। और वर्ल्ड टॉयलेट डे पर बहुत ही विशेष प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, स्वच्छता से संबंधित होते हैं, शौचालयों की बात होती है और शौचालयों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग करें उसके लिए प्रेरित किया जाता है। अब आपकी कटिंग्स के बारे में बात करते हैं रमेश जी। जब आप कटिंग करते थे तो किस तरह के अजीबोगरीब ये खबरें आती थी सामने? हम चाहेंगे आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से शौचालय को लेकर, क्योंकि एक तरफ गंभीरता है और एक तरफ से खबरें भी हैं उससे जुड़ी हुई। तो कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो अभी भी आपको याद आती हैं, जो आपने कई वर्षों पहले भी कहीं ना कहीं कटिंग करी होगी या हाल में करी होगी कटिंग? तो थोड़ा वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे अभी उत्तराखंड में ही जी खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना परोस दिया गया और वो सारे जो अधिकारी थे सस्पेंड हो गए। और अब बहुत कुछ है, अब कैसे बताएं आपको। देश विदेशों में किस तरह से वहां पर शौचालयों को लेकर, एक टॉयलेट ऐसा है जो पानी को ट्रीटमेंट करके, टॉयलेट के पानी को ट्रीटमेंट करके सर्व करता है। और ऐसे भी होटल हैं जिनकी थीम शौचालय है, यानी उनकी सीट है वो टॉयलेट जैसी बनी हुई है। अगर आप वहाँ केक मंगाओ तो वो टॉयलेट की शेप का आपको सर्व करेंगे। ऐसे बहुत अद्भुत हैं, हंसी आती है उनको पढ़ पढ़ कर कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये बिल्कुल। रमेश जी, जब हम शौचालयों की बात करते हैं तो हम अपने घर में तो बहुत साफ सफाई रखते हैं, लेकिन जब हम सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता थोड़ी बदल जाती है और लगातार इस मानसिकता को बदलने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो जब आप भी सार्वजनिक शौचालयों की बात करते होंगे या उनके निर्माण की बात करते हैं या उनके रखरखाव की आप बात करते हैं, तो वहाँ पर लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है और किस तरह से आप समझाते हैं वहाँ लोगों को? देखिए, जो शौचालय प्रयोग करने जा रहा है वो एक टाइमिंग तो नहीं है, उसको एक ऐसी नहीं है कि क्लास दी जाए, लेकिन बाहर बोर्ड पर लिखा रहता है कि आप स्वच्छता रखें, यहाँ पर कोई गंदगी छोड़कर ना जाएं, यहाँ पर साबुन है, यहाँ पर पानी है, आप उसका प्रयोग करें। उसके बाद भी लोग वहाँ गंदगी खिंडा देते हैं, जो कम से कम मेरी समझ से बाहर है कि वो व्यक्ति जब अपने घर में अपना शौचालय स्वच्छ रखता है तो बाहर आकर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। प्रेरित करते रहते हैं। और लेकिन जहाँ सार्वजनिक शौचालय हैं, जैसे लेबर चौक हो गए, कचहरियाँ हो गई, चाट बाज़ार हो गए, घने बाज़ार हो गए, वहाँ जब जब हमें समय मिलता है हम उनका निरीक्षण भी करते रहते हैं और वहाँ पर जो यूज़र्स है उससे बातचीत भी कर लेते हैं।
किस तरह की दिक्कत आती है जब सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की बात आती है? आपने पहले भी थोड़ा बहुत इस को लेकर जानकारी दी कि सार्वजनिक शौचालय को स्थापित करने के लिए जब कोशिशें की जाती हैं, प्रयास किए जाते हैं, वो ज़रूरत भी है एक तरफ, लेकिन एक तरफ बहुत लोगों की वहाँ पर नाराज़गी भी होती है कि किसी का घर होता है, किसी की दुकान होती है। तो किस तरह से आप कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच में किस तरह से आप एक तरह से एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं? देखिए, ये सारे कार्य तो प्रशासनिक हैं। नगर जो भी निर्माण एजेंसी है, चाहे वो नगर निगम है या और एजेंसियां हैं, लेकिन अगर ऐसे मुद्दे पर कई बार हम चले जाते हैं वहाँ और बताते हैं, अब लोग मानते हैं, कई बार नहीं मानते। अभी रुड़की बस स्टैंड में एक आधुनिक शौचालय बनना था, तो वहाँ कुछ पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ हटवा दिया गया, नहीं बन पाया। आप सेहत को और शौचालयों को किस तरह से जोड़ते हैं? अगर हम अपनी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो शौचालय का स्वच्छ रहना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही स्वच्छ रहना जरूरी है। सीधा ये हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले जो खर्चे हैं उन पर आ जाती है ये बात कि अगर आप गंदगी रखते हैं तो निश्चित है अनहाइजीनिक वातावरण में जब आप रहते हैं तो आप अस्वस्थ हो रहे हैं, और जब अस्वस्थ हो रहे हैं तो स्वास्थ्य पर आप खर्चा कर रहे हैं। सीधा जुड़ा है। आप स्वस्थ रहिए, आप स्वच्छ रहेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। आप नगर निगम रुड़की के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो किस तरह से वहाँ पर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? ब्रांड एम्बेसडर का जो कार्य है, जब वहाँ इवेंट्स होते हैं, स्वच्छता इवेंट्स आते हैं, मान लो जैसे रैंकिंग की बात आई कि भाई कॉलेजों में, होटल्स में, कॉलोनियों में रैंकिंग करनी है, तो जो प्रशासनिक लोग हैं या नगर निगम के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उनके साथ फिर हम भी जाते हैं और वहाँ एक मापदंड बने हुए हैं कि मान लो टॉयलेट है तो उसमें वेंटिलेशन कितना है, क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, वो लोग कीटनाशक क्या प्रयोग करते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम जाकर चेक कर उनको हम रैंकिंग देते हैं और बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ उनको दिया जाता है। बिल्कुल रमेश जी, तो अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देते हुए जाएंगे शौचालयों को लेकर और शौचालयों की स्वच्छता को लेकर? क्या आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो समाज जागरूक है, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि उनको आह्वान ही किया जाए कि आप ऐसा करें, लेकिन उसके लिए मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे मोदी जी ने अभियान चलाया है और पूरे भारत को खुले शौच से मुक्त करना है, पूरे भारत को स्वच्छ रखना है, पूरे भारत को स्वस्थ रखना है, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो स्वस्थ रहें, तो कृपया आप लोग स्वच्छता रखें और शौचालयों का प्रयोग करें। बिल्कुल रमेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का हमारे विशेष कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए हम सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।